Hey everyone, how are you? How are you doing guys? I hope you all are doing good. बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के लिए आप अग्रसर हो रहे होंगे। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को आप बड़ा आसानी से अचीव कर सकते हो। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है कंटिन्यूटी, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो लगातार बनी रहे। अगर उसमें बीच में आप ब्रेक लेकर के आ जाएंगे सो जो रास्ता आप तय करने वाले हैं अपने टारगेट्स, अपने विज़न को लेकर के, उसमें कमी आ जाएगी, आप उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो आप विजनरी तो हैं, लेकिन विजनरी के साथ में आप लोगों को कंटिन्यूएट, कंसिस्टेंट भी बनना पड़ेगा। मैं अमित अग्रवाल स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोगों को हमारे कोर्सेज जो हैं, हमारे चैप्टर्स, हमारे लेसन्स जो है वो बहुत पसंद आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट दोज सजेशंस। हम लोग बात करें दोस्तों लैंग्वेज इंग्लिश पर, और इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखते आए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास केवल 2 या 3 पार्ट ऑफ स्पीच और रह गए हैं, बाकी लगभग हमने सभी पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, रीड लैंग्वेज 1 में पार्ट ऑफ स्पीच पैराग्राफ से आता है और ये 5 प्रश्न आप लोगों को निकाल के देगा वहां से। लैंग्वेज 2 वाले बच्चों के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, वो कह रहे थे सर लैंग्वेज 2 का क्लासेस भी शुरू करिए। तो दोस्तों लैंग्वेज 1 के लिए जो आप पढ़ रहे हो वो सब लैंग्वेज 2 में आता है। वो इस नाम से नहीं आता है, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। जैसे लिंकिंग डिवाइस के नाम से पूछ लिया आप लोगों से, तो लिंकिंग डिवाइस क्या है दोस्तों? प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये चारों मिलकर के लिंकिंग डिवाइस बना रहा है आपका। और ये चारों आप यहाँ पढ़ रहे हो। हालांकि हम लैंग्वेज 2 में सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन अलग करके नहीं पढ़ाएंगे। हम लिंकिंग डिवाइस बैनर में ही सभी वर्ड्स को पढ़ लेंगे कि ये वर्ड कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, उसमें एडवर्ब भी आ जाएगा, कंजंक्शन भी आ जाएगा, प्रीपोजिशन भी आ जाएगा, प्रोनाउन होगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। मगर अल्टीमेटली वर्ड्स यही आएंगे, बिकॉज इंग्लिश में वर्ड यही हैं, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम। एडवर्ब आप लोगों का फिनिश हो गया था। हमेशा याद रखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको कॉमन मिलते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस के अंदर। उन्हें अंतर करने का तरीका मैंने बता दिया था आप लोगों को, जो आपने जब भी पढ़ा है। आज हम बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा जो है दोस्तों, वो टॉपिक क्या है हमारा? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में आप किस नाम से जानते हैं? योजक शब्द के नाम से जानते हैं। कंजंक्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है? योजक शब्द, ऐसे शब्द जो कनेक्ट करते हैं दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। और यही कंजंक्शन शब्द हिंदी में आपको मिलता है किस नाम से? योजक शब्द के नाम से, ठीक है। तो बात करते हैं योजक शब्द की, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से शब्द योजक शब्द हैं। रीट ये नहीं पूछता है आप लोगों से कि ये कौन से टाइप का कंजंक्शन है। रीट के जो प्रश्न आप लोगों को देखेंगे, पिछली 2 रीट में जब हम बात करते हैं, दोनों में ही कंजंक्शन के प्रश्न पूछे गए थे। और कंजंक्शन कैसे पूछा गया था कि इस पैराग्राफ में, जो भी पैराग्राफ आपको गिवन था, इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा बार कौन सा कंजंक्शन प्रयोग में लिया गया है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना था इसमें कंजंक्शन कौन सा है और उसका नंबर कि कौन सा कंजंक्शन कितनी ज्यादा बार आ रहा है। सो दैट्स ऑल, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट कंजंक्शन, दैट्स ऑल। लेकिन टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले सभी में आपको टाइप्स पढ़ाया, यहां पर भी हम टाइप्स पर बात करेंगे और उन टाइप्स में जानेंगे कौन कौन से शब्द कंजंक्शन की तरह प्रयोग हो सकते हैं, और यदि वो शब्द किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का भी रोल प्ले करते हैं तो वो कैसे पहचाने जाते हैं। लेट्स सी, लेट्स बिगिन द चैप्टर ऑफ कंजंक्शन। देखिए हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। हिंदी में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसे हम क्या कहते हैं? योजक शब्द के नाम से आप इन कंजंक्शन शब्दों को जानते हैं। इसका परिभाषा देखिए, बात करें हम वर्ड दैट, वह शब्द जो कनेक्ट्स, जोड़ता है, टू और मोर, ये 2 ही वाक्यों को जोड़ेगा, जरूरी नहीं है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस, 2 या 2 से अधिक शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। यहां पर देखें आप, या तो तुम या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो यहां पर 2 शब्द हैं, योर ब्रदर और यू। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है
इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? आइदर और। आइदर और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? या तो तुम या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुरा ली। ठीक है, तो ये आइदर और कंजंक्शन बन गया। एज सुन एज, हम बात करें किसका? एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रेन अवे। अब आप यहां देख रहे हैं आपका एक वाक्य जो है वो क्या है? चोर ने पुलिस को देखा। दूसरा वाक्य जो है वो क्या है? ही रेन अवे। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एज सून एज। एज सून एज इसका हिंदी अर्थ होता है जैसे ही। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है एज सून एज। फिर बात करेंगे आप फिर से किसके बारे में? नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकलने को तैयार थी। द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ मतलब शुरू हो चुकी थी। स्टीम भाप निकलना, पहले भाप के इंजन चलते थे, स्टीम उसे हम कहते हैं। और स्टीम्ड ऑफ ओ डबल एफ अलग होने के अर्थ में आता है। इंजन से भाप तब अलग होगा, धुआं तब अलग होगा जब इंजन चालू होगा, शुरुआत हो जाएगी उसकी, तो स्टीम्ड ऑफ। ठीक है, तो नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। इस वाक्य में आप देखें आपका जो कंजंक्शन है वो क्या है? नो सूनर देन। फिर आ जाए हम, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, ये आपका कंजंक्शन नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी। नेवरदलेस इसका हिंदी अर्थ जो है फ्रेंड्स वो होता है फिर भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह इनवाइटेड नहीं था, उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी वह पार्टी में गया। तो ये वाक्य और ये वाक्य को जोड़ रहा है वर्ड नेवरदलेस। एक चीज और, कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कंजंक्शन जो होता है वो हमेशा दोनों वाक्य के बीच में ही आएगा। ये जरूरी नहीं है, ये इसकी पहचान भी नहीं है। ठीक है, कंजंक्शन देख सकते हो, कंजंक्शन को हम वाक्य के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं और वाक्य के बीच में भी लिख सकते हैं। यदि कंजंक्शन वाक्य के प्रारंभ में आता है तो दूसरा जो वाक्य है उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और यदि कंजंक्शन बीच में आता है तो दोनों वाक्यों के साथ कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कंजंक्शन उनको जोड़ रहा है। तो इफ देयर इज अ कंफ्यूजन और इफ यू हैव दिस थिंकिंग इन योर माइंड कि कंजंक्शन हमेशा बीच में ही आता है, तो आप गलती कर रहे हो। कंजंक्शन में स्टार्ट अ सेंटेंस ऑल्सो, आप कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर दोनों वाक्यों को सेपरेट करने के लिए कॉमा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं हम कि कंजंक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। देखिए, अब हम बात करें किसका? काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। हम बात करते हैं किसका? काइंड्स ऑफ कंजंक्शन का, कि कंजंक्शन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कंजंक्शन के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के कंजंक्शन हमें दिए गए हैं। एक दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक दिया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो, हिंदी में अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग की, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो दोनों मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शन होते हैं जो एक मुख्य वाक्य को और एक उपवाक्य को कनेक्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, परिभाषा की अगर मैं लेकर के जाऊं आपको, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर सेम रैंक। ध्यान दें, सेम रैंक। जो वर्ड हम सेम रैंक की बात कर रहे हैं, सेम रैंक का मतलब क्या है कि दोनों वाक्य किस तरह के होने चाहिए? प्रिंसिपल सेंटेंस होने चाहिए। प्रिंसिपल सेंटेंस का मतलब है दोनों ही वाक्य मुख्य होने चाहिए, मतलब दोनों आपस में आश्रित नहीं होते हैं, वो मुख्य वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं सेंटेंस जोड़ सकता है, फ्रेज जोड़ सकता है, क्लॉजेस को जोड़ सकता है और वर्ड्स को जोड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ों को जोड़ने वाली, लेकिन शर्त क्या है? दोनों वाक्य क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल होने चाहिए। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं।
एक और चीज़ होती है कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस से रिलेटेड। ये बात जो बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए काम का है जिन लोगों के कंपटीशन एग्जाम में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, संयुक्त, मिश्रित और सरल वाक्य आते हैं। तो वहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाक्य संयुक्त है या ये मिश्रित है या ये सरल वाक्य है। तो इसका तरीका क्या होता है, यदि सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिए गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिया है तो वह सेंटेंस कौन सा कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है आप लोगों का ये जानने का कि सेंटेंस कंपाउंड है या नहीं। ये देख लीजिए उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या नहीं है। यदि है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। रीट में इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नो लेस देन, स्टिल, अदरवाइज, नेवरदलेस इत्यादि। ये सभी इसके उदाहरण बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग के उदाहरण कैसे हैं, कितने प्रकार का होता है, बात करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है दोस्तों वो कितने प्रकार के हैं, लेट्स सी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हम लोगों को दिए गए हैं वो 4 प्रकार के दिए गए हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। इनका हिंदी पर जाने के बजाय हम क्या करेंगे, इन्हें परिभाषा के अनुसार सीखने का और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी से समझने का प्रयास न करें। जब तक आपकी ये आदत नहीं जाएगी कि आप अंग्रेजी को हिंदी, अंग्रेजी के अंदर हिंदी को ढूंढेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, ना ही आपका स्पीड बनेगा। और एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्पीड और उसके साथ में एक्यूरेसी, दोनों चीज़ों को माना जाता है। तो स्पीड बनाने के लिए जो लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो वही लैंग्वेज में आपको समझना जरूरी होता है। खैर, हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का परिभाषा क्या है, ये वो शब्द हैं जो सेम रैंक के वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सेम रैंक, ठीक है, मतलब दोनों ना तो कंट्रास्ट को दिखा रहे हैं, ना निष्कर्ष को दिखा रहे हैं, ना ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं और प्रिंसिपल हैं। वो दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जैसे देखिए, एंड, हिंदी अर्थ आप सभी जानते हैं। वैसे एंड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, और। बोथ एंड, बोथ एंड को क्या कहा जाता है, दोनों के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ। नो लेस देन, इसका हिंदी अर्थ होता है से कम नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हिंदी अर्थ है ना केवल बल्कि। इस अर्थ में आप इस शब्द को प्रयोग में लेते हैं। कैसे, लेट्स सी। जैसे हम बात करें एंड का, तो एग्जाम्पल लिया हमने, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। देखिए, 2 वाक्य जुड़ रहे हैं। 2 वाक्य का मतलब एक इस वाक्य में क्रिया है, एक इस वाक्य में क्रिया है। तो ये 2 सेंटेंसेस हो गए। 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है कौन, एंड कनेक्ट करके आपको दे रहा है। तो एंड जो है वो क्या बन जाता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बन जाएगा। हिंदी करें तो भगवान में विश्वास करिए और सही करते जाओ। भगवान में सही करो और सही करते जाओ, तो ये और एंड इसके लिए बनेगा। बोथ एंड मतलब दोनों, तो शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन, उससे दोनों मिला, जुर्माना और इम्प्रिजन। इम्प्रिजन शब्द जो है दोस्तों इसका हिंदी अर्थ होता है कैद, जेल। उसको सजा और जेल दोनों मिली, जुर्माना। फाइन मतलब जो है वो क्या होता है, जुर्माना, उसे जुर्माना भी मिला और इम्प्रिजन मतलब कैद भी मिली। 2 शब्द है फाइन, इम्प्रिजन, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दोनों मिल रहा है तो आपने 2 शब्दों को जोड़ लिया, किससे, बोथ एंड से। एज वेल एज, राम एज वेल एज श्याम, राम के साथ श्याम भी उपस्थित था। नो लेस देन, शी, नो लेस देन हर ब्रदर, वह उसके भाई से कम मासूम। इनोसेंट, इनोसेंट का अर्थ मासूम भी होता है और निर्दोष के अर्थ में भी आप इसका प्रयोग करते हैं।
तो शी नो लेस देन हर ब्रदर इज इनोसेंट, वह अपने भाई से कम मासूम नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश, वह न केवल मूर्ख है बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का हिंदी अर्थ दोस्तों होता है जिद्दी, और इसका पर्यायवाची हम बात करें तो वो क्या बनता है, स्टबर्न, रिजिड, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी के लिए प्रयोग में लेते हैं आप। तो वह न केवल मूर्ख है बल्कि क्या है, जिद्दी भी है। एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बता रहे हैं आप, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से आपने प्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये क्या कहलाते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। आप लोगों को ये शब्द याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा आपसे ये पूछेगी कि एज वेल एज किसका काम कर रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो किसका है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, दो वर्ड को जोड़ें या ये दो सेंटेंसेस को जोड़ें, कहलाते क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। देखिए अगले टाइप का जो कंजंक्शन है दोस्तों वो क्या है हमारा, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव, अच्छा ये बताओ शब्द ऑल्टरनेटिव जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यदि मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए, या हम यहां पर ऐसा कर दें, वर्ड दैट कनेक्ट्स, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए ऑल्टरनेटिव चॉइस, और आपसे मान लीजिए परीक्षा में यही लाइन आ गया और ये पूछ लेते हैं ऑल्टरनेटिव शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या ये शब्द नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है। बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी फुर्ती रखिए कि अल्टरनेटिव शब्द किसकी तरह काम कर रहा है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्या ये संज्ञा है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है। कैसे पहचान सकते हैं हम इसे, दो तरीके हैं आपके पास इसे पहचानने का। पहला तरीका, आप इसके अंत में देखें तो आपको ऑल्टरनेटिव के अंत में क्या मिल रहा है, TIVE। आपको ऑल्टरनेटिव के अंत में क्या मिला, TIVE। और आप पढ़ चुके हैं कि TIVE जो है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, मतलब विशेषण प्रत्यय होता है। एक ऐसा प्रत्यय जिसे किसी शब्द के साथ जोड़ दिया जाए तो वो शब्द किस में बदल जाता है, एडजेक्टिव में। पहला तरीका। दूसरे तरीके पर हम लोग बात करें तो दूसरा तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव के बाद वाला शब्द क्या दिया गया है, चॉइस। चॉइस शब्द क्या है, संज्ञा है। चॉइस शब्द जो है दोस्तों वो क्या है, संज्ञा है। और ऑल्टरनेटिव इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, विशेषण बन जाता है। तो देखो इतना आसानी से आप रीड के आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। आपको पूरे में से पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव, पहले इस शब्द पर डिस्कशन करते हैं हम। ये शब्द ऑल्टर नाम के शब्द से आया है। ऑल्टरनेटिव जो शब्द है दोस्तों ये हमें मिला कहाँ से है, ऑल्टर नाम के शब्द से। ऑल्टर शब्द जो होता है वो खास तौर से लिया जाता है किसके लिए, अदर के लिए। देखिए अंग्रेजी भाषा जो है, जब आप इसके शब्दों के भूतकाल में जाते हैं या इनकी पैदाइश पर जाते हैं कि शब्द कहाँ से बन रहे हैं, तो अधिकतर शब्द आपको ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से ही मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का जो जन्म है वो वहीं से हुआ है। उसके मम्मी पापा ग्रीक और लैटिन शब्द हैं। ऑल्टर भी इसी तरीके से शब्द है, अदर के लिए, दूसरे के लिए आप इसका प्रयोग करते हो, ठीक है, अदर। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव आपने किसके लिए बना दिया, इसका हिंदी कर दोगे तो क्या बन जाएगा, विकल्प। आप लोग जो प्रश्न पत्र देंगे, आपका जो रीट का एग्जाम होगा, वो एग्जाम के अंदर आपको जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव्स। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ऑल्टरनेटिव मिलेगा। तो ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, विकल्प होता है। तो जैसे इसका हिंदी अर्थ है विकल्प, इसका मतलब ये वो शब्द हैं जो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ेंगे जो एक दूसरे का विकल्प बन सकते हैं। कैसे, उदाहरण देखो, जैसे और, हिंदी अर्थ आप जानते हैं या, आइदर और, या तो, नाइदर नॉर, ना तो, अदरवाइज या एल्स, कुछ भी कह लीजिए, अन्यथा। इस अर्थ में आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज या एल्स, ये सभी जो हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। ये आप लोगों को क्या देंगे, ये आपको चॉइस देते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे शी मस्ट वीप और शी विल डाई।
उसे रोना होगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब दोनों में से एक काम, या तो रोएगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी। चॉइस है, या तो आप रोइए, अगर आप नहीं रोएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा सा सेंटेंस को समझना कि ऐसा कैसे, नहीं रोए तो मर गई, ये कैसा सेंटेंस हुआ। सदमा, जब किसी को किसी चीज़ का सदमा लगता है और वो नहीं रो पाता है तो वो भर जाता है अंदर से और आघात की वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना हिंदी मूवीज़ के अंदर हीरोइन जो है वो अचानक कहीं बैठी है, अचानक से एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन धड़ से करके नीचे गिर जाता है। उसको पूछते करो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो नहीं बताती है, फिर धीरे धीरे सड़क के दीवार पर यूँ बैठ जाती है, राइट। और फिर उसको थप्पड़ मार के रुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं रोएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही आइदर ही इज फुलिश, या तो वो मूर्ख है और प्रिटेंड टू बी फुलिश, या फिर मूर्ख होने का दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड दिखावा करना। या तो वो मूर्ख है या मूर्ख होने का दिखावा कर रहा है। नाइदर अ बोरोवर, कभी भी ना तो उधार लेने वाला बनिए, नॉर लेंडर बी, ना ही उधार देने वाला बनिए। भैया आज के ज़माने में ना तो आप किसी से उधार लो ना उधार दो, ठीक है, आपको यही बनना, ना तो उधार लेने वाला बनना है ना ही उधार देने वाला बनना है। अदरवाइज या एल्स की बात करें तो वर्क हार्ड एल्स और अदरवाइज यू विल नॉट पास, ये आपके लिए वाक्य है। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, अन्यथा आप लोग पास नहीं हो सकेंगे। अच्छा अब ये बताइए इस शब्द में हार्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताना है आप लोगों को। हार्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? चार ऑप्शन ये रहे, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब। तो हम देखेंगे किस तरह से हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को। वर्क किसका काम कर रहा है, वर्ब का। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब, दैट्स ऑल। आइदर और नाइदर नॉर, यदि, आप याद रखिएगा, यदि आइदर अकेला है, यदि जो आप लिख रहे हैं आइदर अकेला है तो वो तीन रोल प्ले कर सकता है। दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन, डिटर्मिनर एंड एडवर्ब। ठीक है, अकेला आइदर और नाइदर है तो नाइदर एडवर्ब नहीं होता, आइदर होगा, है ना। आइदर प्रोनाउन, डिटर्मिनर, एडवर्ब, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। और नाइदर और के साथ नो और आइदर के साथ और आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन की तरह यूज होंगे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। अगले प्रकार पर बात करिए। अगला प्रकार बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो क्या है, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव शब्द, एडवर्सेटिव देखो ये शब्द बना है किससे, एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टा, ऑपोजिट जिसे हम कहें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी, विपत्तियों से सीखिए। विपत्तियां आती है आपको किसके लिए, सिखाने के लिए। जो उनसे सीखता है तो विपत्तियों से सीखने के बाद उसके जीवन में सुख आ जाता है। ठीक है, लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्सेटिव शब्द की तो ये यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, और जब बात की जाती है एडवर्सिटी की, ये इसका नाउन, संज्ञा बन जाएगा, संज्ञा की तरह प्रयोग में लिया जाता है। परिभाषा क्या कहता है, वर्ड दैट कनेक्ट्स ऑपोजिट सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जो दो विपरीत भाव वाले वाक्यों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, एडवर्सेटिव कहेंगे। उदाहरण देखिए, बट। बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन कह लीजिए, किंतु कह लीजिए। स्टिल या यट की बात करें, ये दोनों ही शब्द फिर भी, यट अगर एडवर्ब है तो समय के लिए आएगा, अभी तक के अर्थ में आएगा, लेकिन यट की जब हम बात कर रहे हैं एज अ कंजंक्शन तो इसका अर्थ बदल करके क्या हो जाएगा, फिर भी। नेवरदलेस की बात करें तो नेवरदलेस शब्द किसकी तरह प्रयोग होता है, फिर भी की तरह। वेयर एज या वाइल की बात की जाए तो ये अर्थ रखते हैं जबकि का। ओनली किसका अर्थ रखता है, केवल का। ठीक है, बट ही इज स्लो बट ही इज स्टीडी। शब्द स्टीडी का अर्थ होता है लगातार, वह धीरे है परंतु लगातार है। हेर एंड टॉर्टोइज आपने देखा होगा, कछुए और खरगोश का कहानी, उसका मोरल, उसका जो शिक्षा था वो क्या दिया गया था, धीरे करो परंतु लगातार करो। हम अंग्रेजी में भी ये कहते हैं स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, स्टीडी लगातार, तो वह धीरे था परंतु क्या था, लगातार था। ही वॉज एनॉयड। एनॉयड का मतलब होता है झुंझलाहट में होना, गुस्से में होना। यट ही वॉज काम। काम शब्द का हिंदी अर्थ होता है शांत।
वह गुस्से में था लेकिन फिर भी क्या था, शांत था। हर एक व्यक्ति के गुस्से को प्रदर्शित करने के तरीके अलग हैं। कोई चिल्लाते हैं, कोई चीज़ें फेंकते हैं, किसी के हाथ में जो भी चीज़ें उसको फेंक देते हैं। अधिकतर मोबाइल फ़ोन टूटते हैं किसकी वजह से, गुस्से की वजह से टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ उस व्यक्ति का क्या था, गुस्से में था फिर भी शांत था, ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है। नेवरदलेस हर फादर डिनाइड, डिनाइड का अर्थ होता है मना करना। उसके पिताजी ने मना कर दिया टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, फिर भी भरीगी। नेवरदलेस शी वेंट, फिर भी वह चली गई। तो पिताजी ने मना किया फिर भी गई, ऑपोजिट सेंस। शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, जबकि उसके दोस्त जो हैं वो अगली हैं, उसके दोस्त सुंदर नहीं हैं, ऑपोजिट सेंस। ओनली, केवल, ही वॉज ऑल राइट, वह ठीक था, केवल थका हुआ, फैटिग। थका हुआ के अर्थ में आप फैटिग का प्रयोग करते हैं। तो वह ठीक था, केवल क्या था, थका हुआ था। याद रखिए ओनली शब्द जो है वो डिटर्मिनर की तरह भी यूज हो रहा था, और ओनली शब्द को आपने एडवर्ब की तरह भी यूज किया था। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज पिछले वीडियोस को शुरू से देखते हुए आइए। पार्ट ऑफ स्पीच आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट उसमें नहीं रहेगा कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को पहचाना जाता है। ठीक है, और यहां देख रहे हैं आप ओनली, तो कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। यदि ओनली के बाद में आपको नाउन मिल रहा था तो ये डिटर्मिनर है, और यदि ओनली के बाद में आपको एडजेक्टिव मिल रहा था तो ये क्या बनता है, एडवर्ब बन जाता है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं अगला और अंतिम प्रकार बताऊंगा आपको किसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ये देखिए, द लास्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज इलेटिव। इलेट का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। जब भी आपके सामने दो स्थितियां हैं, आप उन दोनों का सार, उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेटिव कहते हैं। वर्ड दैट कनेक्ट्स सेंटेंसेस एंड शोइंग एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का अर्थ होता है निष्कर्ष। लैंग्वेज 2 वाले बच्चों के ये टॉपिक दिया गया है बकायदा कोर्स में, इन्फ्रेंस नाम का। ये इन्फ्रेंस जो है एक तरह से इंग्लिश की रीजनिंग समझ लीजिए, अंग्रेजी में तार्किक क्षमता का प्रयोग करना, वो इन्फ्रेंस टॉपिक ही बताता है। एमए प्रीवियस में भी आपको ये टॉपिक दिया जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, इन्फ्रेंसेस। क्या होता है, इसमें आपको दो सिचुएशंस दी जाएंगी, दो वाक्य दिए जाएंगे, और उन पर आधारित 4 कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे। आपको बताना होगा इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही निष्कर्ष कौन सा है। या फिर इसमें होता है फैलेसीज, कमी। आपको ये भी दे सकते हैं, 2 वाक्य देंगे और उनका निष्कर्ष भी साथ में देंगे, और आपसे ये पूछेंगे कि ये जो निष्कर्ष दिया गया है ये कौन सी फैलेसी में आता है, कौन सी कमी का आता है, कौन सी कमी का परिणाम है। इस तरह की चीज़ आपको लैंग्वेज 2 में दी जाएगी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इलेटिव के लिए देखिए 4 आपको दिया गया है। 4 इसका हिंदी क्या होता है, इसलिए शी विल पास फॉर शी वर्क्स हार्ड, वेरी हार्ड। वह पास होगी इसलिए कि वह मेहनत करती है। देयरफॉर, इसलिए। सो, इसलिए के अर्थ में लिख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, इसे हिंदी में आप परिणाम स्वरूप भी कहते हैं। अर्थ एक ही, हालांकि इसलिए वो परिणाम स्वरूप आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम बट दे आर सिनोनिम्स। ठीक है। Therefore she was found stealing, therefore she was arrested। उसे चोरी करते हुए पाई गई, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। Consequently Vinay did not work, Vinay did not work, consequently he failed। विनय ने कार्य नहीं किया, परिणाम स्वरूप वह फेल हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, आपने शब्द therefore और consequently किसकी तरह पढ़े थे, एडवर्ब की तरह भी पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ रीजन। यहाँ पर भी आपने कॉन्सिक्वेंटली और देयरफॉर पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर वो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो वहाँ पर पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है, देयरफॉर एक वाक्य और दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था दोस्तों, ये वो योजक शब्द हैं, कंजंक्शन हैं, जो दोनों प्रिंसिपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें सबऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये आश्रित वाक्य को नहीं जोड़ते हैं, और ये वाक्य संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है,
आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में हम फिर से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे सेकंड टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर। वो क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, कैसे उसके उदाहरण होते हैं। तब तक पढ़िए, समझिए, प्रयास करिए समझने का और अभ्यास करिए। जितना ज़्यादा अभ्यास प्रैक्टिस आपका होगा उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। कोई भी कक्षा, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कोई भी कक्षा केवल देख लेने भर से आपको आ जाएगी, ये कभी नहीं होता है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो थ्रू दैट टॉपिक, पूरा समझ में आ जाए, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही होगा। ओके एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि आप लोगों ने हमें शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप ये सभी काम करिए और अपने दोस्तों में जिनको आवश्यकता है इन क्लासेस की, उसमें हमारी जानकारी पहुंचाइए। ठीक है, आप सभी लोगों को एक और सूचना, हमारा ऐप 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। दोज हु वांट टू बाय इट दे कैन गो फॉर अ प्री बुकिंग। ठीक है, उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसमें इंफॉर्मेशन आप लोगों को सारा प्रोवाइडेड है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।